Hello everyone, welcome to Logical. I hope you all are great. This is part 3 of our series where we are covering law of contract. लास्ट के कुछ दो पार्ट में हमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एंड कंफ्यूजिंग चीजें देखी थी जैसे कंसिडरेशन एंड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। आज के इस वीडियो में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कवर करेंगे एंड फिर इस वीडियो को रैप अप करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डाइव इनटू इट। अगेन बिफोर वी स्टार्ट अ डेली रिमाइंडर दैट कि इस पीडीएफ की जो पीडीएफ मतलब इस सेशन की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे आ ही जाएगी, तो वहां से ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहां पे क्लासेस की लिंक्स भी आती रहती हैं, पीडीएफ तो आती ही रहती है। सो डोंट मिस आउट ऑन दैट। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो, अब कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जो वैलिडिटी के बेसिस पे डिफाइन या सेग्रीगेट किए जाते हैं। सो पहला हम जब वैलिडिटी पे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकालते हैं तो वो होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। देखो, वॉइड और वॉइडेबल मैंने कल की क्लास में भी बता दिया था, बट एक बार फिर से देख लेंगे। वैलिड तो जो लीगली बाइंडिंग है एंड जो इन्फोर्सेबल है बाय लॉ से। ठीक है, देखो ये कॉन्ट्रैक्ट है, अग्रीमेंट नहीं। ठीक है, अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, जिसको लॉ में इन्फोर्स करा सकते हैं, ये जो लॉ के नजरों में इन्फोर्स किया जा सकता है, दैट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जिसके बेसिस पे डीलरशिप साइन होती है। जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे मैंने मतलब एक शर्ट खरीदी, तुमने मुझे पैसे दिए, मतलब मैंने तुम्हें पैसे दिए और मुझे शर्ट रिसीव हुई। अब ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया क्योंकि कंसिडरेशन भी आ गया, ऑफर एक्सेप्टेंस भी हो गई, और ये इन्फोर्स भी किया जा सकता है लॉ के इन आईज ऑफ लॉ। क्यों? क्योंकि एक वैलिड चीज थी, ना इसका पर्पस कोई अनलॉफुल था, ना इसका कुछ अग्रीमेंट अनलॉफुल था। ठीक है ना। वॉइड अग्रीमेंट या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? Void contract is legally unenforceable, meaning it has no effect and cannot be enforced in law. सीधी सी बात है, उसके नाम से ही समझ में आ रहा है, जो कि इन्फोर्स नहीं किए जा सकते, जिनका पर्पस ही अनलॉफुल है, या जो सिंपल भाषा में जो इन्फोर्स नहीं किए जा सकते लॉ में। ठीक है, अब देखो, अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट दैट वन कैन चूज टू कैंसिल और इन्फोर्स। देखो, कल की क्लास में बताया था कि अगर मिस्टेक हो जाए या मिसरिप्रेजेंटेशन हो जाए या फ्रॉड हो जाए, तो जिसके साथ हुआ है, जैसे बी के साथ फ्रॉड कमिट हुआ, अब ये बी के ऊपर है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को नलिफाई करा सकता है या नहीं। अगर बी चाहे कि इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा दो तो वो कर सकता है। अगर बी चाहे कि यार नहीं, एक काम करते हैं कि कोई बात नहीं, मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं है इस चीज से, तो इसे इन्फोर्स ही रहने देते हैं, सो वो भी ये कर सकता है। तो ये बी के ऊपर है। सो वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो कि लीगली बाइंडिंग है ऑन वन पार्टी दैट कैन चूज टू कैंसिल और इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये हो गया वैलिडिटी के बेसिस पे। अब आते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड अग्रीमेंट के बीच का डिफरेंस। ये चीज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट थी, ये चीज हम समझेंगे कि वॉइड अग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखो, a void contract that was initially valid but became unenforceable due to later event or circumstances। जैसे कि जो कॉन्ट्रैक्ट पहले तो वैलिड था, बट कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से बाद में इन्फोर्स कराना इम्पॉसिबल हो गया, वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे एक कोई पार्टी है, अगर उसकी डेथ हो जाती है, या वो इनकैपेसिटेट बन जाता है, या बिफोर कॉन्ट्रैक्ट इज फुल्ली परफॉर्म। ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना था, जैसे लेट्स से कि एक अग्रीमेंट हुआ था एक ब्रिज के कंस्ट्रक्शन का। ठीक है, अब जिसको ये कंस्ट्रक्शन कराना था ना, वही मर गया। अब कॉन्ट्रैक्ट जब फुल्ली परफॉर्म हुआ, उससे पहले ही उस पर्सन की डेथ हो गई। अब ये कॉन्ट्रैक्ट पहले तो वैलिड था ना, ऐसा तो था नहीं कि इसका पर्पस कुछ अनलॉफुल था। ठीक है, ये पहले वैलिड था, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से अगर वो चीज इम्पॉसिबल हो गई परफॉर्म करना, देन दैट इज void contract. The performance of a contract become impossible due to unforeseen circumstances. अब किसी की डेथ होना is not a foreseen circumstance, right? अगर उसको पता होता कि इसकी डेथ होने वाली है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही क्यों बनाता? सो अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस होते हैं। Whereas void agreement void from the starting होते हैं, मतलब void ab initio होते हैं, मतलब from the onset उनमें कुछ ऐसी चीजें होती है जो उन्हें वैलिड ही नहीं होने देती। जैसे माइनर के साथ अग्रीमेंट हो गया था, जैसे अपन ने लास्ट क्लास में देखा था।
अब माइनर के साथ जो अग्रीमेंट होता है वो वॉइड एब इनिशियो होता है, मतलब स्टार्टिंग से ही उसकी वैलिडिटी जो है वो नलिफाइड है, मतलब वो इन्फोर्स ही नहीं करा सकते। ठीक है, जैसे कि अनलॉफुल कंसिडरेशन, जो कंसिडरेशन हमने पढ़ा था कि अनलॉफुल हो जाएगी, वो चीज हो गई। इनकैपेसिटी ऑफ पार्टीज, मतलब एक या तो माइनर है या अनसाउंड माइंड का है, तो उनके साथ भी नहीं हो सकता। रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, अगर किसी की मैरिज पे आप रिस्ट्रेन डलाने के लिए कोई अग्रीमेंट कर रहे हो, देन दैट इज एन अ वॉइड अग्रीमेंट, क्योंकि वो भी अनलॉफुल है एंड वो कंसिडर किया जाता है वॉइड। मतलब अग्रीमेंट्स दैट रिस्ट्रेन द मैरिज ऑफ एनी पर्सन। अब इसमें एक एक्सेप्शन आता है कि अगर आप माइनर की शादी करा रहे हो एंड उसको तोड़ने के लिए या उस पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, देन दैट इज वैलिड। क्यों? क्योंकि माइनर की शादी वो बाल विवाह में आ जाता है एंड दैट इज नॉट वैलिड चीज। ठीक है, तो वो इसका एक्सेप्शन। फिर आता है रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। अगर किसी के ट्रेड करने पर हम रिस्ट्रेन लगा रहे हैं या उसको रोक रहे हैं, उसके लिए कोई अग्रीमेंट बना रहे हैं, देन दैट इज ऑल्सो वॉइड अग्रीमेंट। जैसे एनी अग्रीमेंट दैट रिस्ट्रेन समवन फ्रॉम एक्सरसाइजिंग अ लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस इज कंसिडर्ड वॉइड। जैसे मैंने एक पर्सन को पैसे दिए कि एक काम करो, उस इंसान को वहां पे अपना ठेला लगाने मत दो, वो अच्छा खासा अपना दुकान चला रहा है, लेकिन मैं तुमको पे करती हूँ कि जाओ उसे परेशान करो एंड उसको उसका काम ना करने दो। अब दैट इज रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, वो अच्छा खासा अपना काम कर रहा है एंड मैं उसे रोकने पर एक अग्रीमेंट बना रही हूँ किसी के साथ, तो दैट इज वॉइड अग्रीमेंट। क्यों? क्योंकि वो उसकी वैलिडिटी नहीं है, वो वॉइड है। ठीक है, अब देखो, रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, ये क्या होता है? अग्रीमेंट दैट रिस्ट्रेन अ पार्टी फ्रॉम इन्फोर्सिंग देयर राइट्स थ्रू लीगल प्रोसीडिंग और लिमिट द टाइम विद इन विच दे कैन डू सो आर कंसिडर्ड वॉइड। देखो, अगर कोई अग्रीमेंट बनाया एंड उस पे केस हुआ एंड उस केस होने पर अगर किसी ने रिस्ट्रेन डाला, देन दैट इज रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। मतलब ये था, बी के साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया एंड उस कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज लिखी हुई थी कि यार अगर मैंने इस टास्क को परफॉर्म नहीं किया ना, या मैंने अपने पार्ट का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं किया ना, तो तुम कोर्ट नहीं जा सकते। अब दिस इज नॉट वैलिड। लीगल जो प्रोसीडिंग्स का राइट है वो तो एक लीगल राइट है ना, जो कि सबके पास होता है, ये तो फंडामेंटल राइट भी है। तो अगर ऐसा कोई अग्रीमेंट बन रहा है, देन दैट इज ऑल्सो अ वॉइड अग्रीमेंट। ठीक है, समझ आया? इसका पर एक एक्सेप्शन है, विच इज लिमिटेशन एक्ट। जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था टाइम बार डेट वाली चीज, कि 3 इयर्स का आपके पास टाइम बार डेट हो जाता है। ठीक है, सो दैट इज अ लिमिटेशन एक्ट का एडवांटेज या एक्सेप्शन, कि 3 साल बीतने के बाद लिमिटेशन एक्ट एक स्टेच्यूट है जो आप पे रोक लगा देता है कि अब आप कोर्ट नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि टाइम कंप्लीट हो गया। और एक और चीज होती है ज्यूरिसडिक्शन। जैसे अगर ए मुंबई में काम कर रहे थे एंड बी भोपाल में, और कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि कोई एक पर्टिकुलर जगह ही फाइल कर सकते हैं, या फिर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी, देखो अब क्या हुआ कि है ना, ये सामान पहुंचा रहे थे लेट्स से दिल्ली में, है ना, केस फाइल हो गया दिल्ली में। अब इनका ज्यूरिसडिक्शन ही दिल्ली का नहीं है, ये काम तो मुंबई से कर रहे थे एंड इनकी पार्टनरशिप भोपाल से थी। तो इनका ज्यूरिसडिक्शन भोपाल कैसे ये दिल्ली कैसे हो गया? तो वो चीज ज्यूरिसडिक्शन में आ जाती है ना। ज्यूरिसडिक्शन मतलब एरिया ऑफ गवर्नेंस, मतलब एक जो कोर्ट है वो एक रीजन के एरिया पे मतलब अपनी पावर होल्ड कर सकते हैं। अब अगर जैसे मुंबई हाई कोर्ट है या बॉम्बे हाई कोर्ट है, अब वो किसी बाहर स्टेट का तो ज्यूरिसडिक्शन होल्ड नहीं करते ना, वो तो सिर्फ उसी एरिया का ज्यूरिसडिक्शन होल्ड करते हैं। तो दैट इज एन एक्सेप्शन। तो एक लिमिटेशन एक्ट का एक्सेप्शन हो गया, एक ज्यूरिसडिक्शन एक्ट का एक्सेप्शन हो गया। एक और एक्सेप्शन ध्यान रखना कि देखो, अग्रीमेंट दैट रिफर डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन आर नॉट कंसिडर्ड वॉइड अंडर दिस सेक्शन। आर्बिट्रेशन समझते हो? देखो, आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन आर टू ADR, which is alternate dispute resolution। कॉन्ट्रैक्ट में अगर पहले से ये दिया हुआ है कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो हम आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे। आर्बिट्रेशन मतलब वो कोर्ट से थोड़ा डिफरेंट वे होता है टू सॉल्व अ डिस्प्यूट, जिसमें नॉर्मल जैसे कोर्ट में चीजें होती है ना, वैसे नहीं होती, बट एक आर्बिट्रेटर बैठता है एंड वो उन दोनों में सुलझाती है, उनके बीच की चीज है। तो दैट इज आर्बिट्रेशन। ठीक है, जो ADR का पार्ट है। और अगर अग्रीमेंट में ये लिखा है कि यार ADR के थ्रू करेंगे हम, या आर्बिट्रेशन के थ्रू करेंगे, या मीडिएशन के थ्रू करेंगे, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ ADR।
तो दैट इज नॉट कंसिडर्ड वॉइड, वो चीज वैलिड है। क्यों? क्योंकि देखो, होता ये है कि कोर्ट में नॉर्मली ज्यादा टाइम लगता है एक चीज को रिजॉल्व करने का। उसकी वजह से कुछ जो लॉ फर्म्स है या कुछ जो फर्म्स है वो आर्बिट्रेशन को चूज करती है। क्यों? ताकि उससे जो काम है वो बहुत जल्दी या थोड़ा जल्दी रैप अप हो जाए। उसकी वजह से वो चीज अग्रीमेंट में डाली जाती है, एंड दैट इज नॉट अ रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। अदरवाइज अगर किसी को मैंने रोका कि यार तुम केस नहीं कर सकते मेरे अगेंस्ट, देन दैट इज रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, जो कि एक वॉइड अग्रीमेंट होगा। अब देखो एक और चीज पे आते हैं, विच इज इम्पॉसिबल एक्ट। अब मैंने एक अग्रीमेंट कर लिया कि एक काम करो, एक अग्रीमेंट करते कि तुम अगर मेरे लिए चांद सितारे तोड़ के ले आओगे ना, तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। अब चांद सितारे कोई तोड़ के ला सकता है क्या? नहीं ना। वो तो एक इम्पॉसिबल एक्ट हो गया, दैट इज इनवैलिड। ठीक है, क्योंकि वो तो इनवैलिड ही हो जाएगा ना। तो वो चीज भी वॉइड अग्रीमेंट में आती है, क्योंकि वो तो स्टार्टिंग से ही इनवैलिड है। एक चीज और समझना कि वेजरिंग अग्रीमेंट क्या होता है। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टी वेयर वन पेज द अदर इफ एन अनसर्टेन इवेंट हैपन और डजंट हैपन। देखो, होता ये है कि वेजरिंग, समझते हो वेजरिंग को? आसान भाषा में समझो कि बेटिंग। अब बेटिंग लगाते हैं। अब बेटिंग किस चीज पे लगा रहे हैं कि अगर मैं कॉइन टॉस करूंगी और अगर हेड्स आया तो तुम मुझे 10 रुपए लेना, अगर टेल्स आया तो मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगी। अब देखो, ये अग्रीमेंट हमने बना लिया, पर क्या ये एक वैलिड अग्रीमेंट हुआ? नहीं, राइट? क्योंकि एक अनसर्टेन इवेंट पे आधारित है कि वो चीज होगी या नहीं होगी। तो पूरी चीजें उस पर ही डिपेंडेंट है कि इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन, तो दो एक पर्सन पे करेगा दूसरे को अगर कोई अनसर्टेन इवेंट होता है। सो इसे नॉर्मली वेजरिंग अग्रीमेंट कहते हैं, एंड ये इंडिया में वैलिड नहीं है। अब देखो एक चीज और होती है कि हॉर्स रेसिंग पे बहुत लोग बेट करते हैं, क्या वो वैलिड है? तो उसे जनरली वैलिड किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक गेम ऑफ स्किल है। दो चीज होती है, एक होता है गेम ऑफ लक, जैसे कॉइन टॉस होना हो गया, या 52 कार्ड्स के डेक में से एक कोई कार्ड को चूज करना हो गया, या एक डाइस को रोल करना हो गया। नाउ दिस इज अ गेम ऑफ लक। ये तो लक की चीज है प्योरली, इसमें कोई दिमाग तो लग नहीं रहा है या कोई स्किल तो लग नहीं रही। ठीक है। एक होता है गेम ऑफ स्किल। गेम ऑफ स्किल में क्या होता है कि जैसे हॉर्स रेसिंग है। अब हॉर्स रेसिंग हम इसलिए नहीं लेते कि वो एक गेम ऑफ लक है, इसीलिए लेते हैं क्योंकि देखो वो अलग अलग घोड़े जैसे रेस कर रहे हैं, तो ए ज्यादा बेहतर है, बी ज्यादा बेहतर है, सी ज्यादा बेहतर है, डी ज्यादा अच्छा है, कौन तेज भागता है वो उनके स्किल पे डिपेंड करता है ना। एंड ऑल्सो द पर्सन हु इज राइडिंग दैट हॉर्स, वो उस पर डिपेंड करता है। तो वो स्किल चीज में आ जाती है रादर देन लक, तो वो चीज वैलिड होती है। लेकिन वेचरिंग अग्रीमेंट विच इज अ गेम ऑफ लक, वो चीज वैलिड नहीं होती है, एंड वो हेंस वॉइड अग्रीमेंट में आती है, क्यों? जो कि वॉइड फ्रॉम द बिगनिंग होते हैं। ठीक है, गॉट इट। अब नेक्स्ट पे आते हैं, जो कि है टाइप्स ऑफ अग्रीमेंट ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। कुछ कॉन्ट्रैक्ट हमने वैलिडिटी के बेसिस पे देख लिए, वॉइड, वैलिड एंड वॉइडेबल। अब हम देखेंगे कुछ चीजें या कुछ कॉन्ट्रैक्ट पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, वो क्या है। ये जनरल नॉर्मल जो कॉन्ट्रैक्ट है उनसे थोड़े डिफरेंट होते हैं, लेकिन ये भी समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछ लेते हैं, एटलीस्ट मॉक्स में तो ये बहुत बार पूछेंगे। एंड एक बार में पढ़ने पर ये ऐसा लगता है कि हम क्या ही पढ़ रहे हैं या किस दुनिया में आ गए, क्योंकि एक बार में ये चीजें एटलीस्ट मॉक में समझ में नहीं आती। अब ये एक देखते हैं कि ये होता क्या है। पहला होता है बेलमेंट। बेलमेंट क्या होता है? बेलमेंट as defined in Indian Contract Act 1872 is a temporary transfer of possession of goods from one person जिसको बेलर कहते हैं to another जिसको बेली कहते हैं for a specific purpose। मतलब ए ने बी को गाड़ी दी, बी मैकेनिक था, ए ने बोला कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है, तुम लो इसे ठीक करो, एंड जब ये ठीक हो जाए तुम मुझे वापस कर देना। तो ए कौन हो गया? ए हो गया बेलर। बी कौन हो गया? बी हो गया बेली। तो बेलर ने बेली को कुछ सामान दिया, लेट से कार, कि तुम इसे अपने पोजेशन में रखो, कि ट्रांसफर ऑफ पोजेशन हुआ फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन। यहाँ पे वो स्पेसिफिक पर्पस क्या था कि
वो एक मैकेनिक था, तो कार को सही करना था, ठीक कराना था। ठीक है, सो दैट इज बेलमेंट। बेलमेंट अब आया समझ में? सिंपल सी चीज है। देखो क्या होता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस ये होता है कि ये जो बेलमेंट है इस चीज को सिक्योर कर सके कि यार कोई हमारा फायदा ना उठा ले। अब देखो, होता ये है कि आप क्लोथ्स भी ड्राई क्लीनर के पास छोड़ के आते हो, तो ये इंपॉर्टेंट है ना कि वो भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन उसके कॉन्ट्रैक्ट में भी कुछ ड्यूटीज आ जाती है, कुछ राइट्स आ जाते हैं, तो वो इंश्योर करना जरूरी है, एंड उसके लिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट बनाए गए हैं। अब देखो क्या हुआ कि अगर हम अपने क्लोथ्स जो हैं वो ड्राई क्लीनर के पास छोड़ें, तो दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ बेलमेंट। ठीक है, स्टोरिंग गुड्स इन अ वेयर हाउस, कुछ लोग अपना सामान वेयर हाउस में भी रखवाते हैं, तो दैट इज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। एंड इवन इन अ सिंपलेस्ट टर्म, एक क्या हुआ कि एक बार एक इंसान थी ए, उसने अपना एक गमला जो था वो बी को दिया कि एक काम करो, मैं बाहर जा रही हूँ 2 दिन के लिए, तुम मेरा ये गमला रख लो एंड मुझे आफ्टर 2 डेज ये रिटर्न कर देना। बी ने बोला ठीक है, ये हो गया पॉट, बी के पास आ गया। आफ्टर 2 डेज जब बी ने ए को ये चीज रिटर्न कर दी, क्यों? क्योंकि ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया गया था कि कि वो बाहर जा रही है, तो यू शुड कीप इट एंड यू शुड टेक केयर ऑफ इट। आफ्टर फ्यू डेज, आफ्टर 2 डेज, जस्ट रिटर्न इट बैक टू दैट पर्सन। ठीक है, सो दैट इज बेलमेंट। अब कुछ चीज होती है विच इज बेलर की ड्यूटी, जो कि बेलर को निभानी पड़ती है ए को, जो हमारी मिसेस थी जो बाहर गई थी, ताकि जो बेली है उसको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, ऑल्सो कुछ ऐसे राइट्स भी होते हैं जो ए के पास होते हैं, जो कि उसके पास मतलब होते हैं। ठीक है, अब देखो धीरे धीरे करके समझते हैं है क्या बेलर। डिस्क्लोजर ऑफ डिफेक्ट्स। अब देखो ए ने बी को कार दी थी, चलो कार नहीं छोड़ो, पॉट ही रखते हैं अपने पास। ठीक है, ओके, गमला दिया था। अब ए बताना भूल गया कि जो वो पॉट है वो एक जहरीला गमला है, एंड उसको अगर तुम टच करोगे तो तुम्हें हार्म कॉज हो सकता है। अब ये कोई एक डिस्क्लोजर ऑफ डिफेक्ट था जो उसे बताना चाहिए था, जो कि वो उसने नहीं बताया, तो ये उसके साइड से उसकी एक ड्यूटी बनती थी, एंड वो ड्यूटी उसने ब्रीच कर दी, तो उसकी वजह से उसको कंपनसेशन मिलेगा या फिर वट उसकी जो रेमेडी है वो मिलेगी। बट हाँ, उसकी ये ड्यूटी है कि अगर पॉट में कोई ऐसी चीज है जो कि एक डिफेक्ट मानी जाएगी, वो बताना जरूरी है। अगर ए ने बी को कार दी कि ठीक है तुम रख लो 2-4 दिन के लिए, ठीक है, लेकिन बी ने बताया नहीं कि वो कार ए ने बताया नहीं कि उस कार में डिफेक्ट है, देन दैट इज नो वो फिर उल्लंघन हो गया उस कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, तो बेलर मस्ट डिस्क्लोज ऑल द नोन डिफेक्ट्स और फॉल्ट्स इन द गुड्स टू द बेली। मतलब बी को उसको बताना जरूरी है कि या गमले या कार में कोई डिफेक्ट था। ठीक है, एक हो गया एक्सपेंस रीइंबर्समेंट। मतलब द बेलर is responsible for reimbursing the bailey for ordinary and extraordinary expenses incurred in caring for the goods। अब देखो ये काम करते हैं, ये पॉट वाला जो एग्जांपल है वो थोड़ा जम नहीं रहा। लेट्स से ए ने बी को अपनी कैट दी थी संभालने के लिए, अपनी बिल्ली दे दी। अब बिल्ली ऐसा तो नहीं है कि कोने में पड़ी रहेगी, बिल्ली का खाना भी होगा, बिल्ली को और कुछ जो सामान है वो भी लगेगा। तो लेट्स से बहुत एक्सपेंसिव बिल्ली थी, एंड इसलिए वो एक पर्टिकुलर टाइप का खाना खाती थी। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस में आ गया वो चीज कि अगर बी कोई एक्सपेंस कर रहा है कैट के ऊपर कि यार खाना खिला रहा है, या फिर है ना उसको कोई भी उसका सामान और खरीद रहा है, ठीक है, तो अब ए की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना कि वो बी को वापस उसके पैसे दे। क्यों? क्योंकि यार अब वो खाना खिला रहा है तो खाने में पैसे तो लगेंगे ही से, ऐसा थोड़ी कुछ भी खिला देगा। ठीक है, तो वो चीज का एक्सपेंस देना ए का काम है। ठीक है, अब देखो इंडेमनिफिकेशन मतलब द बेलर मस्ट इंडेमनिफाई द बेली ऑफ एनी लॉस डैमेज और लाइबिलिटी इनकर्ड ड्यू टू डिफेक्ट्स टू द गुड। अब देखो कोई डिफेक्ट्स नहीं है, लेकिन बिल्ली ने क्या किया, बी का गमला तोड़ दिया, या बिल्ली ने क्या किया, बी के जो है वो पर्दे फाड़ दिए। अब ये ऐसा है कि इंडेमनिफिकेशन में आ गया कि कैट ने कुछ चीज की या कुछ लॉस इनकर किया, तो वो चीज का जो पैसा है वो भी ए देगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी ड्यूटी है देना। ठीक है,
अब एक राइट भी आता है विच इज रिटर्न ऑफ गुड। द बेलर मस्ट टेक द गुड्स फ्रॉम द बेली व्हेन द बेलमेंट पर्पस हैज बीन फुलफिल्ड और अग्रीड अपॉन द टाइम हैज पास्ड। मतलब अभी 5 दिन की छुट्टी से, मतलब ए 5 दिन की छुट्टी से आ गया एंड फिर वो बोलता है कि मुझे मेरी कैट दो। बी ने बोला कि नहीं यार, मेरे को ये कैट बड़ी पसंद आ गई है, अब मैं ये कैट तुम्हें नहीं दूंगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये एक बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट था एंड ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम जो ये कैट है वो वापस दो, एंड ए का ये राइट है कि वो कैट उससे वापस ले सके। सो दैट इज बेलमेंट। आया समझ? अब देखो कुछ ड्यूटीज जो है वो बेली की भी हुई। यहाँ पे फिर से बना लेते हैं, ये ए है, ये बी है, इसने इसको कैट दी, ठीक है। रीजनेबल केयर, बी की ये ड्यूटी बनती है कि वो एक रीजनेबल केयर करे कैट की, ठीक है। मतलब जो बी है वो अच्छे से उसे खाना खिलाए। एक ऑर्डिनरी पर्सन जितनी एक चीज की केयर करता, उतनी की चीज की केयर वो करे। ऐसा नहीं है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर है कि मतलब नहला भी रहा है, एकदम स्पा करवाने ले जा रहे हैं, बट नॉर्मली जैसे खाना खिलाते हैं या बाहर घुमाने ले जाते हैं, सो वो नॉर्मल काम तो करे, ठीक है। तो वो उसकी ड्यूटी है कि बी नॉर्मली रीजनेबल केयर तो ले। नो अनऑथराइज यूज, द बेली कैन नॉट यूज द गुड्स फॉर एनी पर्पस अदर देन द अग्रीड अपॉन। देखो अब ए ने बी को ये कैट दी थी कि तुम रखना, इसका ध्यान रखना। बी ए ने ये तो नहीं कहा था कि इसे फैशन शो में ले जाना, और कोई भी अगर यू नो क्या होता है कि अगर उसका कोई कॉस्ट आए तो वो नहीं, वो इनकर हो जाए। देखो क्या हुआ कि बी ने सोचा कि यार इतनी सुंदर कैट है, एक कैट का कॉन्टेस्ट हो रहा है, मैं इसे वहां ले जाता हूँ। अब ये अनऑथराइज यूज हो गया क्योंकि ए ने तो ये कहा नहीं था। अब ये अनऑथराइज यूज करने की जो ड्यूटी थी ये बी की नहीं थी, या ये वो नहीं कर, मतलब ये उसका राइट नहीं था करना, लेकिन स्टिल उसने किया, तो इसका कंपनसेशन ए को मिलेगा एंड बी ये चीज नहीं कर सकता, दैट इज इलीगल, ठीक है। ये चीज कर ही नहीं सकता पहली बात तो, ठीक है। आप देखो नो मिक्सिंग ऑफ गुड्स। लेट्स से ए ने बी को दिया थे 2 किलो चावल राइस, ठीक है, और बी के पास ऑलरेडी अच्छे खासे चावल पड़े हुए थे। अब बी ने क्या किया कि ये 2 किलो चावल और अपने 5 किलो चावल को साथ में रख दिया। अब यार पता ही नहीं लग पा रहा है कि ए के कौन से चावल थे, बी के कौन से चावल थे। ये तो ड्राइंग में समझ में आ रहा है, लेकिन ऐसे रियलिटी में रख दिया तो कैसे समझोगे कि ए के कौन से चावल है, बी के कौन से चावल है, ठीक है। सो वो उसकी ड्यूटी है कि जो बी है वो कोई भी अपने जो गुड्स है वो बेलर और बेली के गुड्स को मिक्स ना करे, ठीक है। ये उसकी ड्यूटी में आती है एंड वो ऐसा नहीं कर सकता। द बेली कैन नॉट मिक्स द बेल गुड्स विद देयर ओन विदाउट बेलीज कंसेंट। अगर ए ने बोल दिया कि हाँ तुम मिक्स कर लो, तो वो कर सकता है, लेकिन उसके विदाउट कंसेंट के वो दोनों चीजों को अलग अलग ही रखेगा एंड वो गुड्स को मिक्स नहीं कर सकता, ठीक है। ये भी एक ड्यूटी होती है। आई नो थोड़ा ऐसा लग रहा है कि यार ये ड्यूटी में क्यों ऐड किया, बट ऐसे सोचो ना कि अगर उसने मिक्स कर दिया, अब ऐसी चीज हुई जो सेग्रीगेट ही नहीं हो पा रही, मतलब ऐसे खुले ही चावल रख दी, अब कैसे पता लगेगा कि कौन से चावल किसके हैं। लेट से ए के बहुत महंगे बासमती चावल है, बी के बहुत सस्ते वाले चावल है, अब तो ए का नुकसान हो गया ना अगर उसको सस्ते वाले मिल गए तो, ठीक है। इसलिए ये ड्यूटी ऐड की गई है। एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है बी की कि रिटर्न करने को, ऐसे रख नहीं सकता है वो, जैसे कैट का एग्जाम्पल हो गया था कि ना अपने पास कैट रख सकता है, ना फिर अपने पास कोई चावल रख सकता है। कुछ भी चीज जो बेलमेंट के पर्पज से किसी को दी गई है वो अपने ऊपर अपने पास नहीं रख सकता, ठीक है। द बेली इज ऑब्लिगेटेड टू रिटर्न द गुड्स टू द बेलर अपॉन कंप्लीशन ऑफ द अग्रीड पर्पस और द एक्सपायरी ऑफ द अग्रीड टाइम, ठीक है। जब पर्पस कंप्लीट हो जाए या एक्सपायरी हो जाए टाइम की, तब एक चीज और ध्यान रखना कि अगर ए ने बोला बी को कि मैं तुम्हें ये गमला दे रही हूँ, इसे तुम डिस्पोज ऑफ कर देना आफ्टर फ्यू डेज, ठीक है। तो क्या ऐसा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? तो हाँ, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी बन सकता है जब जो ए बोले वो करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बी के पास है कि या तो तुम मुझे रिटर्न कर देना या तो तुम डिस्पोज ऑफ कर देना। बी वो चीज यूज नहीं कर सकता, जैसा ए ने बोला है वैसा ही करेगा, बिकॉज दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट। तो बेलमेंट एक और बार समझ लेते हैं क्योंकि थोड़ा ट्रिकी होता है। ए जब बी को कोई सामान दे फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस कि तुम
और एक टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन करे। पोजेशन इज नॉट ओनरशिप, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर रहे पोजेशन की, हाँ थोड़े दिन के लिए तुम रख लो, देन दैट इज बेलमेंट। सिंपल एज दैट। हम अपनी घड़ी भी रिपेयर कराने के लिए कभी छोड़ के जाते हैं, देन दैट इज ऑल्सो बेलमेंट। ठीक है, बेलमेंट में ही आ जाता है वो चीज भी। अब प्लेज पे आते हैं। अब बेलमेंट हमने समझ लिया, अब नेक्स्ट आता है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट विच इज प्लेज। प्लेज का मतलब क्या होता है? देखो, प्लेज जो है वो बेलमेंट की ही तरह होता है, where the goods are delivered as a security। बस एक डिफरेंस होता है कि जो इसमें गुड्स जो है वो सिक्योरिटी के बेसिस पे या सिक्योरिटी के पर्पज से जो है जमा किए जाते हैं। ठीक है, अ पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स, पॉनर or pledger, gives them to another person which is pawnee or pledgee, who holds them until the debt is paid or promise is fulfilled। मतलब जैसे एक बैंक है, एक एग्जांपल हो गया कि बैंक एक प्रॉपर्टी एक एक्सेप्ट करती है कि एक काम करते हैं, एक प्रॉपर्टी रख लेते हैं एक लोन की सिक्योरिटी की तरह। तो जैसे कोलैटरल सुना होगा, तो दैट इज सिंपली अ टाइप ऑफ कोलैटरल। प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट कोलैटरल का कॉन्ट्रैक्ट ही होता है कि यार देखो, ए जो है वो बैंक है ना, तो बी ने अपनी लेट से बहुत महंगी रोलेक्स की जो वॉच है वो जमा कर दी कि ठीक है तुम ये वॉच जमा कर रहे हो, एंड जब ये पेमेंट हो जाए तब वो वॉच जो है तुम वापस ले लेना। सो दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, सिक्योरिटी पर्पज से होता है। द पर्पज ऑफ प्लेज इज टू सिक्योर अ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस। कोई परफॉर्मेंस करनी है तो दैट इज ऑल्सो सिक्योरिटी। ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, द पॉनर ट्रांसफर पोजेशन ऑफ द गुड्स टू द पॉनी हु होल्ड्स देम फॉर सिक्योरिटी। देखो, इसमें इसमें बेलर और बेली नहीं है, इसमें पॉनर और पॉनी है। Pawner is the one who is delivering the goods. Pawnee is the other person who receives the goods। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, ये हमारे टीचर ने भी हमको बताई थी कि जब किसी शब्द के आगे ओ आर लगे लास्ट में, दैट इज अ पर्सन हु इज डिलीवरिंग द गुड्स, एंड जिसके आगे ई लगे उसका मतलब है वो रिसीवर है किसी गुड्स का। तो जैसे बेलर, बेलर, पॉनर, आगे और भी आएंगे, बेली, पॉनी। तो बेलर कौन हो गया? जो डिलीवर कर रहा था। पॉनर कौन हो गया? जो डिलीवर कर रहा था। बेली कौन हो गया? जो रिसीव कर रहा था। पॉनी कौन हो गया? जो कि ऑल्सो रिसीव कर रहा था। ठीक है, अब देखो इसमें भी नो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ऐसा तो है नहीं कि जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर हो जाती है। ओनरशिप ऑफ द गुड्स रिमेन्स विद द पॉनर इवन द पोजीशन इज विद द पॉनी। ठीक है, ये तो समझ में आई गया होगा कि ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर नहीं होती है, ओनरशिप जो है वो ओनर के पास ही रहती है, सिर्फ पोजेशन चला जाता है। जैसे घड़ी की ओनरशिप मेरे पास ही है अभी भी, लेकिन जो घड़ी की पोजेशन है अभी वो बैंक में रखी है। ठीक है, गिरवी रखी है। ठीक है, रिडेम्पशन, द पॉनर कैन रिडीम द प्लेज्ड गुड्स बाय पेइंग द डेट और फुलफिलिंग द प्रॉमिस। मतलब जो पॉनर है अपनी घड़ी वापस ले सकता है जब वो डेट पे कर सके, एंड ये उसका राइट भी होता है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, अगर जो पॉनर है उसने डेट पे नहीं किया तो पॉनी के पास ये राइट है कि वो उस चीज को सेल कर सकता है। मतलब एक और एग्जांपल लेते हैं कि ए को कुछ बी से पैसे लिए थे, एंड ए ने अपनी गाय जो थी, अब गाय की स्पेलिंग क्या होती, काऊ जो थी, वो बी के पोजीशन में रखवाई थी। अब जब ए ने अपना जो डेट है वो पे नहीं किया तो बी के पास ये राइट है कि वो अपनी जो ए की गाय है उसको बेच सकता है। ठीक है, अब हाइपोथिकेशन पे आते हैं। देखो, प्लेज और हाइपोथिकेशन में सिर्फ एक स्लाइट डिफरेंस होता है। इट इज कॉमनली अंडरस्टूड एज अ चार्ज क्रिएटेड ऑन मूवेबल प्रॉपर्टी टू सिक्योर अ लोन। देखो, ये तो सेम ही हो गया, विदाउट ट्रांसफरिंग द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी टू द क्रेडिटर। देखो, इसमें क्या होता है, इसमें बस एक डिफरेंस है इसमें और प्लेज में, कि इसमें जो कार है, जैसे ए ने बी को कार के नाम पे एक हाइपोथिकेशन का कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन कार जो है वो अभी भी ए के पोजीशन में ही है। क्यों? जैसे ईएमआई सबसे अच्छा एग्जांपल हो गया कि अगर मैंने कार ईएमआई पे ली, अभी तक उसकी ईएमआई चल रही है, बट क्या कार बैंक के पास रखी है? नहीं, राइट, कार तो हमारे पास ही है। लेट से एक टैक्सी ड्राइवर है, अब उसने टैक्सी ले ली, अपने पोजीशन में ही रखी है,
उसका अभी उसका जो पोजीशन है वो उसके खुद के पास है, लेकिन स्टिल ये एक सिक्योरिटी है जो कि वो इंटरेस्ट पे कर रहा है बी को। ठीक है, तो जब वो टैक्सी चलाएगा देन उससे पैसे आएंगे, देन वो बी को रिपे करते जाएगा, लेकिन अभी उसके पास उसकी ओनरशिप है। तो देखो क्या लिखा है, इट इज अंडरस्टूड एज अ चार्ज created on movable property to secure a loan without transferring possession of a property to a creditor. It's a form of security interest similar to pledge, but with the borrower retaining the possession of the hypothecated asset. ठीक है, नो ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, पोजेशन भी ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, distinction from pledge. While both involve movable property as a security, in pledge possession is transferred, while in hypothecation it remains with the borrower. ठीक है, आया समझ? प्लेज और हाइपोथिकेशन का सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि प्लेज में जो प्रॉपर्टी है वो पौनी के पास रहती है, हाइपोथिकेशन में जो प्रॉपर्टी है जिसने लोन लिया है उसी के पास रहती है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं होती। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना कि बेलमेंट में जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होती है वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बना लूं एक पेड़ के साथ, अब पेड़ कोई मूवेबल प्रॉपर्टी थोड़ी है, पेड़ जब कट जाएगा देन उसकी लकड़ियां में भी मूवेबल प्रॉपर्टी में आ सॉरी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया। हाँ, अगर पेड़ की लकड़ियां कट जाए देन वो मूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाएगी, लेकिन अभी जब पेड़ जमीन से लगा हुआ है तब तक वो इमूवेबल है एंड उस चीज का जो पेमेंट है वो नहीं हो सकता। वैसे ही एक घर है, अब घर भी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसका भी नहीं हो सकता। ठीक है, सेम एज प्लेज, प्लेज में भी एक मूवेबल प्रॉपर्टी की चीज जो है उस पे डील होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं काउंट होती। ठीक है, सो डज हाइपोथिकेशन, हाइपोथिकेशन में भी मूवेबल प्रॉपर्टी ही आती है, पेड़ का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मॉर्टगेज में पेड़ का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है क्योंकि वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है। मॉर्टगेज एंड प्लेज आर सेम थिंग, बस एक चीज डिफरेंस है कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब मॉर्टगेज इज डिफाइंड एज transfer of interest in immovable property for the purpose of repayment, securing the repayment of loan or debt। मतलब वही, एक ने बी के अपने जो घर के पेपर्स थे वो दे दिए, क्यों? टू सिक्योर अ डेट, मतलब ए को लोन चाहिए था तो उसने बी के पास अपने जो घर का लोन था वो दे दी, या घर की चाबी जो थी वो दे दी। नाउ दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो बस उतना ही डिफरेंस है। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कोलैटरल, एक गिरवी रखना ही होता है लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो आज हमने कुछ जो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कवर किए हैं, वैलिडिटी के बेसिस पे हमने सारे कवर कर लिए, पर्पस के बेसिस पे हमने बेलमेंट देखा है, प्लेज देखा है, हाइपोथिकेशन देखा है एंड मॉर्टगेज देखा है। दो तीन और बचे हैं जो कि हम आगे वाली आने वाली वीडियोस में देख ही लेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर दोज वीडियोस। ये आज की वीडियो आई थिंक थोड़ी लंबी बन गई है, बट द थिंग इज कि अगर मैं इसे अलग अलग पार्ट में बताती देन फिर तुम कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि एक साथ जब तक नहीं बताओ तब तक वो चीज याद नहीं रहती। तो मैंने चारों एक ही लाइन में बता दिया, अब थोड़े डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर देना, तो वो यूट्यूब की चीज हो जाएगी। टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि उसमें क्लासेस की लिंक्स आती रहती है एंड इंस्टाग्राम पे थोड़ा बहुत कंटेंट आता रहता है तो वहां पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। एनीवेज दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे हम पार्ट 4 करेंगे। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बीमार मत होना।